गोवा में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नई सरकार के गठन को लेकर पणजी से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। मनोहर पारिकर आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस का आरोप है कि गोवा की राज्यपाल को सबसे बड़े दल को पहले मौका देना चाहिए। बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने से विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पारिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पारिकर ने 21 विधायकों का समर्थन होने का एक पत्र राज्यपाल को सौंपा था। कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर संग्राम जारी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत होने का दावा कर रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बीजेपी के उत्तर पूर्वी भारत के प्रभारी राम माधव और हिम्मत बिस्व शर्मा ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने एक अनौपचारिक शक्ति प्रदर्शन में 32 विधायकों की परेड कराई। इनमें कांग्रेस विधायक एंड्रो श्याम कुमार और तृणमूल कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह भी शामिल थे। दरअसल मणिपुर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली है। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत यानी 31 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी और नगा पीपल्स फ्रंट को 4-4 सीटें मिली है। इसके अलावा एलजेपी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीट आई है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 3 विधायकों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती और अखिलेश यादव की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी इस बहस में कूद पड़ी है। दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि कई लोग ईवीएम से होने वाले चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से अपील है कि वो निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराएं। गौरतलब है कि यूपी में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर ईवीएम को मैनेज करने का आरोप लगाया था। मायावती ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात कही और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की अपील की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने मायावती के आरोपों को खारिज कर दिया है। मायावती के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने भी सपा कांग्रेस गठबंधन की हार के बाद मायावती के आरोपों का समर्थन किया है। जेएनयू के एक स्टूडेंट जीवानाथम ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है। वह आंध्र प्रदेश के सलीम जिले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में था। उसने फेसबुक पोस्ट में एमफिल और पीएचडी एडमिशन को लेकर भेदभाव का आरोप भी लगाया था। जीवानाथम जेएनयू में एमफिल का स्टूडेंट था। कृष्णन ने 10 मार्च को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि एमफिल और पीएचडी एडमिशन में कोई समानता नहीं बरती जाती, वाइवा में भी भेदभाव किया जाता है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट की रिकमेंडेशन, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और मामूली स्टूडेंट्स को भी नकारा जाता है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस को जेएनयू के पास मुनिरका विहार में एक शख्स के खुद को कमरे में बंद करने की सूचना मिली। इसके बाद सोमवार करीब 5 बजे पीसीआर वैन पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस जब दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो कृष्ण को सीलिंग फैन से लटका पाया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की ने जमात उद दावा की कमान अपने हाथ में ले ली है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले खूंखार आतंकी मक्की के सिर पर करीब 13 करोड़ रुपए का इनाम है। मुंबई आतंकी हमले मामले में पाक पंजाब सरकार की ओर से हाफिज सईद को घर में नजरबंद करने के बाद मक्की को जमात उद दावा का सरगना बनाया गया है। रविवार को जमात उद दावा के कार्यालय से जुड़े एक कार्यकर्ता ने बताया कि हाफिज सईद की जगह हाफिज रहमान मक्की को संगठन का प्रमुख बनाया गया है। अभी तक संगठन में मक्की का कद दूसरे नंबर पर था, लेकिन सईद की नजरबंदी के बाद उसे संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली है। जमात उद दावा ने इस बात से भी इनकार किया है कि हाफिज सईद नजरबंद होने के बावजूद संगठन को चला रहा है।